Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We will continue our chapter, the international problem. In this chapter, we will discuss so many issues which are related to obviously the Muslim world or the Muslim countries. All those problems are very, very important as far as the world international problem is concerned. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो लास्ट दो टॉपिक बचे हैं जिसमें एक बोस्निया इशू और एक चेचनिया इशू है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, वो भी मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम कंट्रीज ही से रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द बोस्नियन इशू या बोस्निया। What is Bosnia? Bosnia is a Muslim country which is located in the Europe, Southeast Europe. और कुछ छोटे छोटे मुल्क जो साउथ ईस्ट यूरोप में है, जिसमें अल्बानिया, मोंटीनेग्रो, सर्बिया, क्रोएशिया और बोस्निया, ये छोटे छोटे से मुल्क हैं। और ये तमाम मुल्क जो है बाल्कन रिपब्लिक्स कहलाते हैं। अगर हम इसकी बोस्निया जिसके इशू को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में, उसके हम अगर डेमोग्राफी पे एक नज़र डालते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका जो इशू जो नेबर कंट्रीज हैं जिसमें मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, सर्बिया और क्रोएशिया है, और यही मुल्क कि जितनी भी पॉपुलेशन है कुछ न कुछ हद तक वो बोस्निया में जो है वो रहती है। इस तरह से बोस्निया एक मल्टी नेशनल या मल्टी एथनिक कंट्रीज है। मल्टी एथनिक इसलिए कि यहाँ दो बड़े रिलीजन रहते हैं। इसमें एक मुस्लिम है ऑब्वियसली जो बोस्निया में 50% है, और रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है। ये दो क्रिश्चियनों के बड़े जो है वो फिरके इस मुल्क बोस्निया में रहते हैं, और मुसलमान ऑब्वियसली जो 50% है। लेकिन जब हम एथनिक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी जो है वो कास्ट रहती हैं, यानी जो उसकी नेबर कंट्रीज हैं वही यहाँ भी रहती हैं। मसलन अल्बानियन है और रशियन है, मोंटीनेग्रियंस है, सर्बियन है, क्रोशियंस है। ये सारे मुल्कों की जो पॉपुलेशन है जो इसके नेबर कंट्रीज हैं बोस्निया के, वो यहाँ भी रहते हैं। और मुस्लिम जो है 50% है, और सर्बियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 30%, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सर्बियन जो इसका एक बड़ा नेबर कंट्री है उसकी है। इस तरह से हम देखते हैं, अगर एक मैप वाइज हम डिस्कस कर देखते हैं तो पूरा जो है वो क्रोएशिया में जो है वो डिफरेंट जो इसके नेबर कंट्रीज के फ्लैग हैं वो ये शो कर रहा है कि वो क्या कौन कौन से नेबर कंट्रीज जो हैं वो बोस्निया में रहते हैं और किस जगह पे किस नेबर कंट्रीज की जो है वो कास्ट रहती है, यानी क्रोएशियन कहाँ रहते हैं, सर्बियंस कहाँ, अल्बानियंस कहाँ हैं, और मोंटीनेग्रियंस कहाँ पे रहते हैं। इस तरह से इस पूरे क्रोएशिया की जो है डेमोग्राफी जो है इस मैप में पता चल रही है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस देखें, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं बोस्निया की, तो हमें ये हिस्ट्री से पता चलता है कि ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी में कुछ रशियन स्लेव्स आए थे यहाँ पे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस इलाके को अपना जो है वो होमलैंड बनाया था और यहाँ पे आके उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी। इस तरह से ये पहली पॉपुलेशन थी 7th सेंचुरी में जो इस इलाके में आके रुकी थी। 1463 में ये इलाका मुस्लिम टर्क्स जो किंगडम है उसका पार्ट बना, और ऑलमोस्ट 1878 तक जो है वो मुस्लिम किंगडम का पार्ट रहा। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे जब जैसे जैसे तुर्क का कंट्रोल अपने पूरी जो है वो ऑटोमन एम्पायर पर से ग्रिप उसकी वीक होती चली गई, तो ये इलाका भी ऑटोमन एम्पायर के जो हाथ से होनी ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद
इस इलाके में जो क्रोएशिया, बोस्निया और सर्बिया ने मिलके एक नई यूनियन बनाई जिसे यूगोस्लाविया का नाम दिया गया। और इस तरह से ये एक नई जो यूनियन थी यूगोस्लाविया के नाम से एक नया कंट्री वजूद में आ गया। बट इसके बाद यहाँ पे पूरे एरिया पे जर्मन्स ने कब्जा कर लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट जर्मन्स का जो कंट्रोल है बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट जो रेजिस्टेंस भी शुरू हो गई और उसको लीड कर रहे थे जोसेफ टीटू, जिसे बाद में मार्शल टीटू भी कहते हैं के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मन्स विड्रॉ कर लिया, जर्मन्स वर्ल्ड वॉर जो लूजर थे वर्ल्ड वॉर के, यहाँ पे मार्शल टीटू जो वहाँ का एक जिसकी रेजिस्टेंस की वजह से यूगोस्लाविया दोबारा से फ्री हुआ, वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो चेयरमैन हो गया वहाँ की पार्टी का। और ऑलमोस्ट 1980 तक मार्शल टीटू के कंट्रोल में पूरा एरिया रहा और बहुत ही तमाम अरसे में यानी ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक वो रूल करता रहा। और इस 40 इयर्स में जो है वो यहाँ पे एक पीसफुल इलाका रहा और उसको वो इतना स्ट्रांग एक पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में कभी कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की कोशिश कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आया। और तो शुरू ही से ऑलमोस्ट जब आप ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल यहाँ पे आया उस वक्त से जो मुस्लिम और कैथोलिक और क्रिश्चियंस का जो एक डिफरेंट कास्ट थी उनका एक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू होता रहा। और तो जब यूगोस्लाविया बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर भी जो है वो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कास्ट जो है वो चलता रहा। लेकिन जब मार्शल टीटू की जो 40 ईयर की गवर्नमेंट रही इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई। अलबत्ता जब मार्शल टीटू की डेथ हो गई 1980 में, उस वक्त इस मुल्क या यूगोस्लाविया का जो दोबारा से प्रॉब्लम खड़ी हो गई और एक बहुत ही जो कॉन्फ्लिक्ट दबे हुए थे इसकी पर्सनालिटी की वजह से वो सब खुल के सामने आ गए। और एक बड़ी इनकी जो यूनियन की जो बड़ा कंट्री था यानी सर्बिया, वो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों पे आर्मी पे और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उस पे, क्योंकि एक सर्बिया एक बड़ी इनका प्रोविंस था या बड़ी यूनियन का एक बड़ा पार्ट था इसलिए, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी बोस्निया और क्रोएशिया के मुकाबले में और स्लोवेनिया के मुकाबले में। तो सर्बिया जो है वो, और सबसे बड़ी की बात है कि सर्बिया जो है वो उसमें आर्मी की सबसे ज़्यादा जो पार्ट था वो आर्मी में जो सर्बियंस थे। तो सर्बिया ने जो है इस 1980 के बाद जो है वो जब वो वीक होती चली गई, उसकी ग्रीप कोई ऐसा लीडर नहीं आया यूगोस्लाविया में मार्शल टीटू के बाद, तो वो फिर से वो एक तरह से उनके दरमियान जो है वो तमाम जो यूनिट थे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उन्होंने आखिर में डिसाइड किया कि हम दोबारा से अब अलहदा हो जाते हैं। एक इलेक्शन के बाद क्रोएशिया ने जो है वो अपनी रेफरेंडम करवाया और अपनी जो है इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। उसी के बाद जो है स्लोवेनिया ने और फिर बोस्निया ने भी जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। बस यहीं से जो है बोस्निया का जो है वो एक ना खत्म होने वाला एक बहुत ही मुश्किल दौर शुरू हुआ बोस्निया का, क्योंकि सर्बिया ने कभी भी इस इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी वजह थी कि सबसे बड़ी यानी 30% जो है वो सर्बियन थे। तो उन सर्बियंस ने जो बोस्निया की इंडिपेंडेंस थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस रेफरेंडम को एक्सेप्ट नहीं किया। और वो 30% जो सर्बियंस थे वो चाहते थे कि बोस्निया जो है वो सर्बिया का यूगोस्लाविया का पार्ट ही रहे। लिहाजा वहां पर जो है वो यूगोस्लाविया या सर्बिया की आर्मी ने अटैक कर दिया और बहुत ज्यादा मुसलमानों पे एक जुल्म शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ। एक लंबे अरसे तक जो है वो सिविल वॉर चलती रही, रेजिस्टेंस भी हुई, बट वहां के लोग इतने ज्यादा एक तरह से प्रिपेयर नहीं थे जंग के लिए और ऑलमोस्ट लड़ने वाले लोग नहीं थे।
तो ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई, स्पेशली औरतों और बच्चों की जो बहुत ज्यादा डेथ कैजुअलिटीज हुई। बहुत सारी वुमेन्स को जो है ना किडनैप कर लिया गया और ऑलमोस्ट एक लंबे अरसे तक उनको कैद रखा गया। ये बात ये भी है कि उस जमाने में इन वुमेन से सॉलिडेरिटी के लिए उस जमाने में टर्किश प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, टर्किश प्राइम मिनिस्टर तांसो चिदर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थेचर, ये तीनों उस वक्त बोस्निया गए और वहां से वुमेन की सॉलिडेरिटी के लिए उन्होंने जो है वो अपना एक कंसर्न को जाहिर किया और वहां उनसे मुलाकात के लिए गए और सॉलिडेरिटी जाहिर की। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा ह्यूमन डिजास्टर जो है वो बोस्निया में शुरू हो गया था। और इस डिजास्टर के बाद जो सर्बिया का एक नया प्रेसिडेंट जो है वो आया, जिसको सोलोडन मिलोसेविच कहते हैं। वो बेसिकली मुसलमानों का एक बहुत ही हार्श उसने जो है वो अपना जो है वो एटीट्यूड रखा मुसलमानों के अगेंस्ट, और एक बहुत बड़ा मैसेकर्स का वो रिस्पॉन्सिबल बना। और 1999 में जब वो किसी हाल से भी वो इस मैसेकर से नहीं बाज आ रहा था, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने उसको ये बात कही कि आप इस तरह से ना करें और इस तरह से जुल्म नहीं करें लोगों पे, लेकिन वो किसी तरह से बाज नहीं आ रहा था। तो फिर नाटो ने 1991 में, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, उसने यूगोस्लाविया पे या सर्बिया पे जो है कोलिशन नाटो जो है वो नाटो फोर्सेस का जो है वो एयर स्ट्राइक शुरू की। और बहुत ही जल्द वो ग्राउंड फोर्सेस उसने वहां सर्बिया में उतार दिया और वो तमाम बोस्निया के वो तमाम इलाके जो बहुत ही बड़े ह्यूमन डिजास्टर से दो चार थे, उन लोगों को फ्री कराया, रिलीज किया। बहुत ही बड़े पैमाने पर ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई। और जो मिलोसेविच था उसको अरेस्ट करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो केस चलाया गया कि, और लेकिन ऑलमोस्ट 4 ईयर तक वो केस चलता रह गया। ड्यूरिंग केस वो हार्ट अटैक से मिलोसेविच की डेथ हो गई। बट लोगों ने ये कहा था कि इसको एक बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। लोग इसकी डेथ से भी मुतमईन नहीं थे कि वहां के बोस्निया के लोग कहते थे कि इसको बहुत बड़ी, यानी 2 लाख लोगों की डेथ का रिस्पॉन्सिबल है, लिहाजा इसको एक बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए थी। और वो चाहते थे कि उसको वो कोर्ट जो है वो जो सेंटेंस दे ऐसा कि जिससे लगे कि इसका जो क्राइम है वो कितना बड़ा है।